टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार पढ़ने वाले हैं और 21st बीपीसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौर्य कला से। तो ये मौर्य कला में है। कला परंपरा, बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्य कला से प्राप्त होते हैं। मौर्य कला के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का अवशेष मिलता है। कहाँ से मिलता है? पटना के कुम्हरार से मिलता है। यहाँ एक विशाल कक्ष का अवशेष मिलता है जिसमें 80 स्तंभ थे। यह गोलाकार स्तंभ एकास्म पत्थर के बने थे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था, जिसकी लंबाई 140 फीट थी और चौड़ाई 120 फीट था। देव निर्मित फाहियान से देव निर्मित कहा है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकास्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। किस पे है? उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। बिहार में ये स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, लौरिया रेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाढ़ वैशाली से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए जी? होता है कि लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। फिर लौरिया रेराज कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। तो ये मैप में अगर बना देते हैं तो कहता है कि लौरिया नंदनगढ़ मिला है पश्चिम चंपारण, लौरिया रेराज मिला पूर्वी चंपारण, रामपुरवा भी यहीं से मिला पूर्वी चंपारण में, और बसाढ़ कहाँ मिला है? आपको वैशाली से बसाढ़ मिला है। ठीक है। ये एकास्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित थे। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया था, जिसे ओप कहा जाता था। चमकीली पॉलिश को क्या कहा जाता है? ओप कहा जाता है। आजीविक संप्रदाय के अनुयायी के लिए अशोक एवं उनके पौत्रदर्शक ने बरावर और नागार्जुन की पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण करवाया है। तो कहता है कि अशोक ने बराबर की गुफा बनाई है और दशरथ ने नागार्जुन की गुफा बनाई है। तो ये अशोक बराबर में कितनी है? 4 गुफाएं हैं। बराबर में कितनी गुफाएं हैं? 4 हैं। कौन कौन है? लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है। तथा भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग किया गया है। तथा मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष पटना और उसके आसपास से प्राप्त होते हैं। पटना से यक्ष शिक्षणी की 2 मूर्ति प्राप्त होती है जो हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न मूर्ति के रूप की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये संभवतः जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है। इनका निर्माण जैन शैली में कार्त्योसंग मुद्रा में हुआ है। होता है कि पटना के कहाँ? पटना के लोहानीपुर से जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है, नग्न रूप में है, और ये जैन शैली के कार्योत्सग मुद्रा में है। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। तो कहाँ से मिला है? दीदारगंज से। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करता है। पाल कला, तो पाल कला के बारे में देखिए। यहाँ से पाल कला हो जाता है शुरुआत। होता है कि पाल कला के दौरान स्थापत्य और मूर्ति कला का कला रूप के अवशेष मिलते हैं। उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार। तो कहता है कि उदंतपुरी किसने बनवाया है? गोपाल ने। और कहाँ है? ये बिहार शरीफ में है। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया, भागलपुर में है। कहता है कि इसका निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया है। आंगन और आंगन के चारों ओर बरामदे और बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास करने की कमरे हैं। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य कला का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। तो जो ये गया का जो विष्णुपद मंदिर है वो कौन सा कला का है? पाल कला का है। विष्णुपद मंदिर कौन सा कला का है? पालकालीन का है। ये याद रखिएगा, पालकालीन मंदिर है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? पालकालीन मंदिर है। पाल कला में, मूर्ति कला में पत्थर और कांसे दोनों का प्रयोग होता था। मूर्ति और पत्थर और कांसे दोनों का। कांसे की मूर्तियाँ प्रमुख रचनाकार धीमन और बिठपाल थे। कांसे की जो प्रमुख मूर्ति है वो कौन है? धीमन और बिठपाल है। अतः पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। तो होता है कि जो मूर्ति बनता था वो पत्थर का भी बनाया जाता था और कांसा का भी बनाया जाता था। और जो पत्थर की कांसे की जो है उसमें कौन है? धीमन और बिठपाल थे। और ये कब का है? धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। कांसे की ये मूर्ति सांचे में ढाली गई है। तो सांचे में ढाली गई थी। अनेक नमूने नालंदा और कुकरीहार गया से प्राप्त हुआ है। कुकरीहार कहाँ है? गया में है। तो यहाँ से भी प्राप्त होता है। पाल कला में पत्थर की मूर्तियाँ बेसाल पत्थर की बनी थी। तो जो पत्थर की जो मूर्ति था वो बेसाल पत्थर की बनी थी। ये मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त होते थे। मूर्ति पर बौद्ध और हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव दिखता है। मूर्ति पर बौद्ध और हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव दिखता है। चित्रकला का भी पढ़ते हैं। पटना कला अतः 18वीं शताब्दी 1760 में
यह मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय के सम्मिलन का एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, जिसे पटना कलम कहा जाता है। तो चित्रकला कब हुआ? जहांगीर काल में शीर्ष पर था। चित्रकला क्या था? जहांगीर के काल में शीर्ष पर था। कब हुआ? 18वीं सदी में मुगल शैली, फिर ब्रिटिश शैली और स्थानीय शैली तीनों मिला के पटना कलम बनाया गया था। इसके कौन कौन है? दुलास लाल, महादेव प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। ये सबसे अंतिम कौन है? ईश्वरी प्रसाद। ये सब नाम याद रखिएगा। कौन कौन? उलास लाल, महादेव प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद, ये सबसे अंतिम रहे हैं। कहता है लघु चित्रों का निर्माण किया जाता था, कागज तथा हाथी के दांत पर किया जाता था। ये समानता इसमें पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु और सामान्य जीवन और चित्रों को प्रधानता दी गई थी। मधुबनी कला के बारे में पढ़िए। ये मिथिला के क्षेत्र में है। इसके प्रमुख रूप से भित्ति चित्र और एवं अरिपन पे बनता था, आंगन पे, मतलब घर के अंदर में दीवार पे बनता था या तो आंगन में बनाया था। प्राकृतिक रंगों पर निर्भरता चित्रकला के धार्मिक और वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। धार्मिक और वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। मंजूषा चित्रकला कहाँ? भागलपुर अंग क्षेत्र में है। मधुबनी तो भाई आपका मिथिला क्षेत्र का है, और मंजूषा कहाँ है? भागलपुर के अंग क्षेत्र में है। ये लोक कला और लोक गाथा के चित्रण को प्रस्तुत करता है। यह कला बिहुला बिपहरी की लोक गाथा पर आधारित है। किस पे? बिहुला बिपहरी। तो बिहुला बिपहरी कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है। थंका कला, ये नालंदा विश्वविद्यालय में गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को संबंधित चित्रकला को थंका कला कहते हैं। तो थंका कला क्या है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड थंका कला कहलाता है। थंका तिब्बती शब्द का है, तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसे लपेटा जा सके। तिब्बती संस्कृतियों का समृद्ध शैली है। जाटोपाध्याय चित्रकला कहाँ है? ये संथाल जनजाति का है। जाटोपाध्याय चित्रकला रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित ये चित्रकला है। कपड़े और कागज पर जाटोपाध्याय चित्रकला होती है। लोकगीत के बारे में पढ़िए। कहता है चैता कब गाया जाता है जी? चैता चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। फाग है, फागुन के महीना में होली के अवसर पर फाग गाया जाता है। कजरी कब है? यह सावन के महीने पे युवक युवतियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। कजरी सावन के महीने में। ये पता है अभी जो एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है, एक्साइज इंस्पेक्टर में ये सवाल पूछा गया था। तो ये क्या है? कजरी क्या है? सावन के महीने में गाया जाता है, युवक युवतियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। बाकी 12 मासा है, प्रत्येक माह के विशेषताओं को गीत बनने। जांत सारी क्या है? कहता है महिलाओं द्वारा चक्की एवं जांता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है जांत सारी। नचारी क्या है? भगवान शिव की स्तुति में नचारी गाया जाता है। नचारी भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। सोहर, शिशु के जन्म पर महिलाओं द्वारा सोहर गाया जाता है। सुमंगलनी या लगनी, विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। महिला सुमंगली या लगनी विवाह पर। बटोहिया या देशभक्ति से भरा गीत है। बटोहिया यह गीत श्री रघुवर नारायण की रचना है। बटोहिया किसकी रचना है? श्री रघुवर नारायण की रचना है। बटोहिया देशभक्ति गीत है। फिरंगिया, यह देशभक्ति ये भी है, फिरंगिया भी है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक प्रचलित था। पूर्वी है, इसमें बिरहनिया अपने दयनीय स्थिति का वर्णन करती है, मतलब जो शादीशुदा औरत है वो अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करती है पूर्वी में। लोक नृत्य के बारे में पढ़िए। तो जोगीरा नृत्य, जोगीरा नृत्य कब होता है? होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा नृत्य किया जाता है। जोगीरा कहता है जिसे गाना है जोगीरा सारा रहा, उसी तरीके से जोगीरा नृत्य है, होली पर किया जाता है। लौंडा नृत्य है, कहता है कि शुभ अवसरों पर त्योहारों में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य। करिया झूमर, कहता है मिथिला के क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं। करिया झूमर कहाँ होता है? मिथिला के क्षेत्र में लड़कियां समूह में गाती हैं और नृत्य करती है। झिझिया कहाँ है? तो ग्रामीण लड़कियां एवं महिलाएं द्वारा किया जाता है। मुख्य लड़की अपने सिर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है, उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। तो झिझिया में क्या होता है कि माथे पे एक घड़ा रखकर दीप जलाकर नृत्य करती है। पर्व त्यौहार तो आपको इतना पता है, बसंत पंचमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी, विजयदशमी, दीपावली, इस सब के बारे में पता है आपको। गोवर्धन पूजा, छठ पूजा कार्तिक महीने में होता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। महावीर जयंती जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म पर मनाया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। मेला देख लीजिए, हरियर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है, गंडक किनारे के निकट। हरियर क्षेत्र मेला कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला को हरियर मेला भी कहा जाता है, गंडक नदी के किनारे पर। कार्तिक पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? ये सोनपुर में गंगापुर जाल के रूप में लगता है। वैशाली का मेला कौन है? महावीर की जन्मस्थली और चौथ मास के वैशाली मेले का आयोजन होता है। वैशाली मेला कहाँ लगता है? महावीर की जन्मस्थली पे। जानकी मेला सीतामढ़ी में लगता है, पुनौरा धाम में। सौराष्ट्र मेला कहाँ? मिथिलांचल मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए सौराष्ट्र मेला मिथिलांचल में लगता है।
कृत पक्ष मेला कहाँ है? फल्गु नदी पर पिंडदान करते हैं। किनको किनको क्या उपनाम दिया गया है? कुंवर सिंह को बाबू, कुंवर सिंह को बाबू बोला जाता था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु, ये याद रखिएगा। अजात शत्रु किन्हें कहा जाता था? राजेंद्र प्रसाद को। कुंवर सिंह को तो बाबू कुंवर सिंह बोलते ही थे। राजेंद्र प्रसाद को तो देश रत्न और अजात शत्रु भी बोला जाता था राजेंद्र प्रसाद को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक हो गए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। कर्पूरी ठाकुर को जननायक। अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति। बैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन, बैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन। जगजीवन राम को बाबूजी और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।